Hello, good morning students. I am Ashok Kumar and today we are discussing on the subject of pharmacology. The topic is the analgesics, antibiotic, the non-opioid analgesic or NSAIDs. First of all, we are discussing on the what is the analgesics, antibiotic, non-opioid analgesics or NSAIDs. तो एनाल्जेसिक्स क्या होता है? वे दवाइयाँ या वे पदार्थ जो हमारे बॉडी में पेन सेंसेशन को रोकते हैं या दर्द से निवारण करते हैं, उन्हें हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। एंटीपायरेटिक इट मीन्स टू द वर्क अगेंस्ट द पैथोजन इज कॉल्ड टू द एंटीपायरेटिक। वे दवाइयाँ जो बॉडी में पायरोजन के प्रति या पायरोजन को खत्म करते हैं, अपने कार्य को बंद कर देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर का या किसी भी ऐसा व्यक्ति जिसका बॉडी का टेम्परेचर पायरोजन की वजह से बढ़ा है वो कम हो जाता है या कम कर देती है, उन्हें हम एंटीबायोटिक मेडिसिन कहते हैं। बात करते हैं नॉन ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स, एक होता है नॉन ऑपियोइड। ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स वे होते हैं जो हमारी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद में ऑपियोइड रिसेप्टर के साथ मिलकर के एनाल्जेसिया उत्पन्न करते हैं और हमारे सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। बट वे दवाइयाँ या वे मेडिसिन या वे एनाल्जेसिक्स जो नॉन ऑपियोइड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो ऑपियोइड रिसेप्टर के साथ मिल गया, ऑपियोइड एक्शन प्रोड्यूस नहीं करते और ना ही ये हमारे सीएनएस को डिप्रेस करते हैं, लेकिन एनाल्जेसिक्स इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम नॉन ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स कहते हैं। लास्ट बात चलते हैं NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इनका फुल नेम होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, यानी कि वे दवाइयाँ या वे ड्रग्स जिनमें स्टेरॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता और वे एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस करती है, उन्हें हम NSAIDs के नाम से जानते हैं। बात करेंगे इन सभी वर्ड्स की या इन सभी टर्म्स की, तो ये हमारे बॉडी में एक ही तरीके से कार्य करते हैं, बट सिलेक्टिव हो सकते हैं, वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन काम सभी का होता है बॉडी में एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करना बिना हमारे सीएनएस को डिप्रेस किए। तो हमने जाना, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये हमारी बॉडी में कैसे काम करती हैं। जैसे इनके नाम में हमने जाना पढ़ा कि कुछ दवाइयाँ हमारी ऑपियोइड रिसेप्टर के साथ में मिलकर के काम करती थी, बट ये दवाई हमारी रिसेप्टर के साथ में नहीं मिलती, बॉडी के टेम्परेचर को कम करती है, पेन सेंसेशन को ब्लॉक कर देती है और नॉन स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर या नॉन स्टेरॉइडल एक्टिविटी न होने के कारण, नॉन स्टेरॉइडल होने के कारण ये एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन को प्रोड्यूस करती है। अब बात करते हैं हम कि इन्फ्लामेशन बॉडी में होता कैसे है। जब हमारी बॉडी में फॉस्फोलिपिड्स रिलीज होता है, फॉस्फोलिपिड रिलीज होने से आर्सेनिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है, क्योंकि आर्सेनिक एसिड से जब सिक्रीशन बढ़ेगा तो वो हमारे साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को रिलीज करते हैं। आर्सेनिक एसिड किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम, जिसको हम कोक्स के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार का होता है, कोक्स 1 एंड कोक्स 2। तो जब आर्सेनिक एसिड रिलीज होता है तो उसी की प्रेजेंस में साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम की उपस्थिति बढ़ जाती है और वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करता है, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं तो इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। अब इन्फ्लामेशन को रोकने, इन्फ्लामेशन होने के बाद से बॉडी में दर्द भी होता है, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो उस चीज को रोकने के लिए हमें करना क्या है, या ये जो दवाइयाँ होती हैं हमारी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक या नॉन ऑपियोइड एनाल्जेसिक NSAIDs, ये करती क्या है, ये हमारे कोक्स या साइक्लोऑक्सीजिनेज के सिक्रीशन को ही रोक देती है, ब्लॉक कर देती है। अब जब ये कोक्स या साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम के सिक्रीशन पर ये ब्लॉक कर देती है, रोक देगी, तो फिर क्या होगा, ना तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे और ना ही इन्फ्लेमेशन आगे बढ़ेगा। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम फर्स्ट और सेकंड है, इसके लिए भी अलग अलग से
कुछ दवाइयाँ हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन को भी ब्लॉक कर देती है, प्रोस्टाग्लैंडिन को भी रिलीज होने से रोक देती है। लेकिन मेन होता है हमारा साइक्लोक्सिन, क्योंकि जब साइक्लोक्सिन या COX-1 ही हमारे इनहिबिट हो गए, रिलीज हो गए, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का भी सिक्रेशन ऑटोमेटिक रुक जाता है या रुक जाएगा। तो ये हमारा फार्माकोलॉजी में इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, जिसको हमने सिंपल से शब्दों में पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉस्फोलिपिड्स आर रिलीज एंड आफ्टर दैट द फॉस्फोलिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजनिक एसिड secretions. After that, natriuretic acid has to release the COX-1 and the COX-2. After that, the COX-1 and COX-2 responsible for secretion or release to the prostaglandins, and the prostaglandins we are present and they produce the inflammation to the body. तो हमारे जो एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक या नॉन ऑपरेट ड्रग्स एंड एसिड्स होते हैं वो मेन रूप से क्या काम करते हैं, कोक्स के सिक्रेशन को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में ना तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं और ना ही इन्फ्लेमेशन होता है। एक छोटी सी हमारे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अब बात करते हैं कि ये हमारे किस तरीके से काम करते हैं या इनका क्लासिफिकेशन क्या है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक, नॉन ओवर्ट एनाल्जेसिक या नेसिक्स। तो बात करते हैं इनका नॉन सेलेक्टिव COX-1 इनहिबिटर, नॉन सेलेक्टिव COX-1 इनहिबिटर्स यानी कि जो COX-1 पेयर को इनहिबिट करती है, COX-1 को इनहिबिट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इसमें सैलिसाइलेट, salicylates and enzymes। सैलिसाइलेट में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हम जानते हैं। एक आता है हमारा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। Second is the most important drug is the aspirin. Aspirin. Second category है पैरा अमीनोफिनोल, पैरा अमीनो फिनोल डेरिवेटिव। Para-aminophenol derivatives, the first drug is the paracetamol. Paracetamol 4 PCM भी लिख देते हैं, या एसिटोअमीनाफिन is the second name, एसिटोअमीनाफिन। पायरोजोल डेरिवेटिव, थर्ड कैटेगरी हमारी जो सिर्फ COX-1 को इनहिबिट करती है, पायरोजोल डेरिवेटिव। पायरोजोल डेरिवेटिव इसके अंतर्गत आने वाली दवाइयां हमारी फिनाइलबुटाजोल, अमाइनोपाइरिन, एंड मिसलेनियस। इसमें फोर्थ करके हम मिसलेनियस में पढ़ सकते हैं अदर्स दवाइयाँ कौन सी होती है हमारी, इंडोमेथासिन, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन,
ये दवाई हमारी है जो सिर्फ हमारे ओक्स वन या साइक्लोऑक्सीजनेज फर्स्ट को इनहिबिट करती है। उसके अंतर्गत हमने 4 कैटेगरी पढ़ी। पहला सैलिसाइलेट्स, सैलिसाइलेट इज द सैलिसिलिक एसिड एंड द एस्पिरिन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग ऑफ दिस कैटेगरी। एंड द सेकंड द पैरामिनोफेनोल डेरिवेटिव्स वी आर known as PCM, the paracetamol. The second name is acetaminophen. The third is the pyrazolone derivatives. जिसमें these substances or drugs to present to the pyrazolone structure, the phenylbutazone and the aminopyrin. The last is the others here miscellaneous, the indomethacin and the diclofenac, aceclofenac, ibuprofen. The like these drugs are to inhibit the cyclohexane first. The second is that these medicines or substances to inhibit the COX second, and they are the selectives for the COX2 inhibitors, COX second inhibitor. In the most important, the COXIBs are the COXIB drugs are to present in the COX2. So COXIB means the cyclocoxib. COXIB, rofecoxib and validocoxib. This is the main classification in the based on the COX1 and the COX2. The first we are discussing on the COX1 inhibitor, the paracetamol, the acetaminophen, aspirin, salicylic acids, and the second is the COX2 inhibitor, the iptocoxib, cyclocoxib, levocoxib, valprocoxib are the main constituents of the main drugs of the COX second इनहिबिटर। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेसिड्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग बुक्स में या अलग अलग तरीके से इसके ग्रुप के आधार पर भी क्लासिफाई किया गया है। तो अगर देखें हम या पढ़ें तो उसमें हम सीधे कैटेगरी वाइज लिख सकते हैं। द फर्स्ट इज द सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। सैलिसिलिक एसिड्स में पढ़ा हमने एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड, नेक्स्ट इज द पैरामिनोफेनोल में पैराअमाइनो फिनोल, PCM, इंडोल एंड इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोमेथासिन, इंडोल ग्रुप, इंडोल में आता है इंडोमेथासिन, हेट्रोएराइल एसिटिक एसिड, हेट्रो एसिटिक एसिड, ibuprofen, is the main drugs of the heteroacetic acid, naproxen, ketoprofen, and the फिलामेंट्स कैटेगरी होती है। फिलामेंट्स में मेफिलामिक एसिड इज द मोस्ट मेफिलामिक एसिड is combined with the anticholinergic drugs or the dicyclonic hydrochloride, like the antispasmodic and the analgesics, Oxycam,
OxyChem's categories to introduce the many molecules of pyroxychem, peroxychem is the mainly classification of analgesics, antipyretic, non-opioid analgesics or the NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. The second type of classification is the mind are not substituted with the COX-1 and the COX-2 selective inhibitors. With the combined the all NSAIDs classification. But the further than we are discussing इससे पहले हमने पढ़ा COX-1 और COX-2 के आधार पर इनको इनहिबिट करने वाला क्लासिफिकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक था फार्माकोलॉजी में एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, बॉडी में कैसे अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं और क्या इनका क्लासिफिकेशन है, कैसे कैसे इनको वर्गीकृत किया गया है। Thank you very much. Please subscribe the channel, share the video and press the bell icon button. Thank you.